स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्वेश्चन। तो इस लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एडिशनल में कन्वर्जन्स क्वेश्चंस उठाएंगे एल्डिहाइड्स के। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। तो एक ऐसा हमें बताना है केमिकल टेस्ट जो कि बेंजोइक एसिड और फिनॉल में अंतर बता सके। तो सबसे पहले एक बेंजोइक एसिड बना लेते हैं, सिंपल सा बेंजोइक एसिड, ये हो जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड, और दूसरा ये हो जाएगा अपना फिनॉल। ठीक, क्लियर है? वीडियो क्लियर है? एग्जैक्टली नॉट बट यस। चलो, तो अब इन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए है तो बहुत सारे टेस्ट। एक तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट आसानी से अगर आप इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस कर चुके हो फिनॉल के लिए जो एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए परफॉर्म कर पाना नामुमकिन सी है। जैसे कि इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कर दो? HNO3 के साथ, HNO3 के साथ कर दो, यानी किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। जब आप इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करते हो तो आपको एक खास सा प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पास OH, यहाँ पास NO2, यहाँ पास NO2 और यहाँ पास NO2, जिसे हम पिक्रिक एसिड बोलते थे। और फिनॉल ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन करता है, बट बाकी और कोई ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है जो कि पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन करे। और इसी के और बहुत सारे रिएक्शंस है जो यूनिक हैं सिर्फ फिनॉल के लिए। तो यही जरूरी नहीं है कि टेस्ट में आप सिर्फ टेस्ट के ही यूज करो, आप कोई भी ऐसा रिएक्शन यूज कर सकते हो जो कार्बोक्सिलिक एसिड परफॉर्म ना करता हो। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और जो हमारे पास फिनॉल होता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये कभी भी इसके सारे के सारे रिएक्शंस यूज कर लो, आपको सारे के सारे डिफरेंस ही देंगे। ठीक है, इसमें हमेशा ऑर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा, बट इसमें हमेशा क्या बनेगा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसलिए मेटा प्रोडक्ट बनेगा। तो आप जो रिएक्शंस यूज कर लो, जाए कि इसका मैं यूज करता हूं किसके साथ रिएक्शन? Br2 के साथ कराता हूं, ठीक है। Br2 के साथ कराओगे तो प्रॉब्लम कर सकता है। चलो फिर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हम ले लेते हैं, तो ये क्या कर देगा मेरा? सिंपल सा यहां पास OH, ठीक है, और Br क्या दे देगा? एक Br यहां। अगर इसी को मैं Br को 0 डिग्री सेंटीग्रेड हटा देता हूं, इसी को 3 ऑफ Br ले लेता हूं, तो एक Br यहां, एक Br यहां, तो ये 346 ट्राई नाइट्रो, सॉरी 346 246, ठीक, सॉरी 245 है आई थिंक सो, 1 2 3 4 5, हाँ, तो 2 4 5 नहीं है आई थिंक, जो भी है चलो, तो वो अपने को प्रोडक्ट दे देगा 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 6, हाँ 2 4 6 टाइब्रोमोफिनॉल। तो ये भी एक टेस्ट है। अब जाए तो अब ये सारे के सारे टेस्ट ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देगा, तो ये आपके लिए आसान सी बात हो गई। बट अगर आप टेस्ट भी यूज करना चाहते हो तो टेस्ट भी यूज कर सकते हो। हम यहाँ इसके लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा यूज कर लेते हैं? फेरिक क्लोराइड टेस्ट यूज कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है इसके हिसाब से। अगर आप फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हो तो इससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर दोनों के लिए लिखते बन जाएगा। क्लियर? चलो, हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब इसको रब करके एग्जैक्टली हम फेरिक क्लोराइड टेस्ट या फिर सोडियम ब्रोमाइड टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, जो भी परफॉर्म करना चाहो तो कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको रब कर देता हूं मैं। तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड के हिसाब से करते हैं टेस्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के हिसाब से अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो पहला टेस्ट कौन सा आ जाएगा? सोडियम ब्रोमाइड टेस्ट, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम ब्रोमाइड टेस्ट हम पीछे वाले लेक्चर पे करते थे। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है, तो ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब इसकी रिएक्शन करते हो तो एक खास सा प्रोडक्ट की बात की ध्यान रखना, दैट ये हमको क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा? ये अपने को COO और यहां पास Na की फॉर्मेशन कर देगा। मतलब यहां पास से हाइड्रोजन रिमूव होकर के उसके साथ सोडियम जुड़ जाता है, और दूसरी बात यहीं पास ये वाला H और यहां वाला ये वाला H और यहां से एक ऑक्सीजन मिला करके और यहाँ का एक हाइड्रोजन मिला के H2O फॉर्मेशन कर लेता है। और दूसरा बात,
आखिरी में CO2 फॉर्मेशन होती है। और ये खास टेस्ट है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, फिनॉल ये टेस्ट नहीं देता है। फिनॉल के साथ अगर सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट के साथ रिएक्शन करोगे तो नो रिएक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टेस्ट भी, टेस्ट क्योंकि मैंने छोड़ दिया था तो इसी साथ मैंने सोचा क्वेश्चन में अटेम्प्ट करा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम SODIUM सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये हो जाएगा आपका पहला टेस्ट। कंप्लीट है, एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद दूसरा टेस्ट स्टार्ट करते हैं, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट आई थिंक सो ये बेटर है उन दोनों टेस्ट में, जो आगे हम फेरिक क्लोराइड टेस्ट पढ़ेंगे उससे बेटर है, बट फिर भी आप उस फेरिक क्लोराइड टेस्ट आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसीलिए एग्जैक्टली हम उसको भी समझ लेते हैं। पर मेरे लिए सजेस्टेबल यही है क्योंकि ये आसान है, उन दोनों में से गलती होने के चांसेस कम है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसी में, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट मेनली हम फिनॉल के साथ भी कर सकते हैं और यहां पास कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी कर सकते हैं, इसीलिए इसका कोई भी तोड़ मोड़ नहीं है। दोनों में रिएक्टेंट एक ही साथ एक सा यूज करेंगे, बट प्रोडक्ट दोनों में एकदम से अलग मिलेगा। और हाँ, यहाँ हमारा एक बेस्ट सा तरीका ये आ जाता है कि हम इसे कलर से पहचान सकते हैं। इसमें जो कलर प्रोड्यूस होगा उससे पहचानना इसको बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करोगे तो आप क्या है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट मतलब FeCl3, ठीक है। FeCl3 के साथ जब ये टेस्ट करोगे तो यहां पास आपको सिंपल सा हो सकता है आपके पास यही कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास हो सकता है CH3COOH ये भी दिया हो, तो दोनों के लिए ही फेरिक क्लोराइड टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं हम इसके लिए करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होगा आपके पास, CH3COO का होल थ्राइस, ठीक है, CH3COO का होल थ्राइस, और उसके साथ साथ Fe आयरन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, आयरन प्रोड्यूस होगा। और एडिशनल में क्या चीजें प्रोड्यूस होंगी, एडिशनल में अपने पास यहां पास से H निकला और यहां पास से Cl, तो ये HCl बना लेंगे। हाँ, चलो ये एक चीज मिलेगा। दूसरी बात है, हाँ ये भी अगर इसको बैलेंसिंग करोगे तो 3 होता है, हम बार मैं रिपीट कर करके मेरे को याद सा हो गया। बट अगर आप इसके अकॉर्डिंग करते हो, मान लेते हैं बेंजीन रिंग, तो आपके बेंजीन रिंग के हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेंजीन रिंग बनाओ COO, ठीक है, इसके बाद इसका होल थ्राइस कर दो और उसके साथ साथ Fe माइनस कर दो और माइनस ऑफ इसके साथ साथ HCl भी माइनस कर दो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजों के लिए कर सकते हो। और बट यही अगर टेस्ट आप इसके साथ करते हो, फिनॉल के साथ करते हो FeCl3, तो यहां पास चीजें बदल जाएंगी। कैसी चीजें बदलेंगी, जैसे फिनॉल के साथ टेस्ट कर रहे हो तो डायरेक्टली आप, फिनॉल तो एक ही टाइप का दिया होगा, उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है अपने पास, तो फिनॉल सिंपल सा अपने पास Fe फिनॉल पे अटैक मार देता है, बट यहां पास नहीं मार पाता है Fe, क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है एज रिमूव होने के कारण, बट यहां पास ज्यादा स्टेबल होता है अगर वो हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह अटैच हो जाए, तो सिंपल सा यही काम करता है, वो Fe बाहर आ जाता है, ठीक है। और जो हमारे पास बेंजीन रिंग है, सिंपल बेंजीन लिखना चाहो बेंजीन, या फिर C6H5 लिख सकते हैं, C6H5O, ठीक है, का होल 6, ठीक है, और ये +3 आएगा, यस +3, ठीक। चलो तो ये आ जाएगा आपके पास एग्जैक्टली इसके लिए। क्लियर है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, एडिशनल में चीजें क्या बनेंगी, एडिशनल में यहां पास आपके पास H+ निकलेगा और उसके साथ साथ Cl- निकलेगा, ठीक है। यहां पास का H+ निकला और यहां का Cl-, दोनों जुड़ेंगे नहीं, ठीक। चलो इंडिपेंडेंट प्रेजेंट रहेंगे, तो ये बात को ध्यान रखना। और चार्जेस भी यहां पास नेगेटिव ही निकलेंगे, क्योंकि एज ये एक टाइप का ये अपने पास क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी तो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी तो फॉर्मेशन कर रहा है, वो भी बात को ध्यान रखना। मस्त कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन करने का ये पहला ट्रिक हमने देखा।
ठीक है, क्लियर है वीडियो। चलो ये बात को ध्यान रखना किसमें क्या। अब इसमें बोलोगे कलर के लिए बोल रहे थे, कलर नहीं बताए। हाँ, इसमें जो कलर मिलेगा इसमें वायलेट कलर का पीपीटी फॉर्मेशन करता है, LOTE वायलेट। वायलेट की मेरे को स्पेलिंग नहीं आती, चलो पीपीटी फॉर्मेशन कलर होता है। और इसमें कौन सा फॉर्मेशन होता है, यहां पास बफ कलर, ठीक है, एक कलर्ड पीपीटी फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों का अंतर है जिसे कलर से ही पहचान सकते हैं। तो अगर कलर टेस्ट पूछा तो आप फेरिक क्लोराइड टेस्ट उसे सजेशन में दे सकते हो एग्जाम वाले को सामने से कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल के लिए वो परफॉर्म कर सकता है। बट अगर उसने बोला कि दैट नहीं आप बिना कलर का शो करो, तो आप पहला टेस्ट या दूसरा टेस्ट में भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, कलर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। चलो, तो टेस्ट याद रखना जरूरी नहीं है, बट मैं बोलूंगा कि जो रिएक्शंस हैं, आप अगर दोनों कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस समझते हो तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शन गिविंग अ सुटेबल एग्जाम्पल। एक सुटेबल एग्जाम्पल दे करके हमें इसे रिएक्शन को समझाना है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। चलो तो फटाक से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट तो हो ही गया होगा, कई लोग का छूट गया होगा तो कर लेना। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें पूरी तरीके से कार्बोक्सिलेशन होता है। अभी मेरे को फिलहाल कुछ भी याद नहीं आ रहा है, चलो फिर भी ट्राई करते हैं। हमारी पास हो गया, मेरे खुद याद नहीं आ रहा है। तो ये रिएक्शन आई थिंक सो हम वो कंपाउंड लेकर के कर सकते थे, दैट सोडियम इथोनेट, या भी याद है, ये रहा सिंपल CH3COONA। और हम यहाँ सोडा लाइम का इस्तेमाल करते हैं, सोडा लाइम का इस्तेमाल करते हैं। सोडा लाइम का मिक्सचर क्या होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना। सोडा लाइम मेनली NaOH की फॉर्मेशन से NaOH की मिक्सचर कर दो, किसके साथ, NaOH की अगर आप एडिशन कर दोगे CaO के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो आपका क्या सोडा लाइम प्रिपेयर होता है। बट यहाँ हाईली कंसंट्रेटेड एंड कंसंट्रेटेड सोडा लाइम NaOH के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम इसे कितना लेते हैं, 3:1, मतलब हाईली कंसंट्रेटेड सोडा लाइम की तरह यहाँ इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमें सिंपल सा मीथेन मिल जाता है। और ये बेस्ट रिएक्शन मेरे लिए तो बनेगी कन्वर्जन्स के लिए, क्योंकि यहाँ पास से अगर मेरे को डायरेक्टली मीथेन बन जाता है तो मैं वुर्ज रिएक्शन करके उसके नंबर्स को इंक्रीज कर लूंगा, ठीक है, सोडियम के साथ वुर्ज रिएक्शन करके। अब या तो आप मैं क्या RMGX का इस्तेमाल कर लूंगा, गिग्नार्ड रिएजेंट का, या तो बहुत सारे रिएक्शन से स्टेप अप स्टेप डाउन रिएक्शन जिनका इस्तेमाल करके मैं आसानी से कार्बन इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूं। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मेरे लिए तो फायदेमंद होगी अगर मैं क्या यूज करता हूं, इथोनेट का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। चलो इसके साथ साथ क्या बनेगा, इसके साथ साथ Na2CO3 बनेगा, ठीक है, सोडियम और यहाँ Na2। चलो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, तो ये हो जाएगा आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नाम से याद रखना, ये अभी तक हमने ऐसा कोई रिएक्शन अभी तक नहीं पढ़ा था, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये एडिशनल क्वेश्चन में आ गया है, ठीक है, फिर भी याद रखना और उसमें जाके पीछे जोड़ लेना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ IUPAC नेम की बात कर लेते हैं, क्योंकि IUPAC नेम से आपकी काबिलियत और मेरी काबिलियत का पता चलेगा कि क्या हम इस चैप्टर से अगर IUPAC नेम आ गया तो 1 मार्क्स पा लेंगे या नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सा कंपाउंड लिखते हुए, जो कि आया हुआ है किसी ना किसी साल पे, ठीक है, यहां पास से OH, और एक तो ये कंपाउंड है, दूसरा अपने पास ये कंपाउंड है जो कि इसी से कुछ सिमिलर मिलता जुलता सा कंपाउंड है, Br, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही रिलेटेड है आई थिंक सो। इसके बाद एक और कंपाउंड है जो कि यहाँ पास थोड़ा सा हार्ड होते हुए, क्योंकि हम यहाँ मेनली ईस्टर को तो हम क्लास 11th में भी नहीं पढ़े थे,
यहाँ पास क्लास 12 में पढ़े हैं मेनली ईस्टर को, तो इसीलिए ईस्टर को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एज अ डेरिवेटिव फॉर्म जोड़ दिया गया है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, C2H5 दी है, सॉरी C2H5, तो इसीलिए इसका भी हमें IPSC नेम तो समझना पड़ेगा ही किस फॉर्मेट में होता है। चलो, तो ये होता है सब का सब। अब पहले की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पास ध्यान दो किधर साइड से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पास हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी है और एग्जैक्टली हो गया सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड ही है, ठीक है। यहाँ पर CH यहाँ डबल बॉन्ड होगा, आई थिंक सो, कहीं से अगर हाँ डबल बॉन्ड, क्योंकि वहाँ पर बैलेंसिंग नहीं हो रही थी। चलो, तो इसका नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एल्कीन प्रेजेंट, एल्केन प्रेजेंट, एल्काइन प्रेजेंट, या फिनॉल, अल्कोहल कुछ भी प्रेजेंट हो वो सबसे टॉप में आता है, ठीक। तो यहाँ पास इसको मैं लिख दिया। अब मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, तो नंबरिंग हो गया इधर से। अब यहाँ पास कौन से कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैथ एच प्रॉप ब्यूट पेंट, पेंट हेक्स, HEXAN हेक्सेन, ठीक है। और एन नहीं लगेगा, हेक्स बस लगेगा, HEX, ठीक है। और कौन से पे डबल बॉन्ड लगा है, पहले इन लिखेंगे कि आइन लिखेंगे, ये दिक्कत हो रहा होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर ही हम फॉलो करेंगे। तो हेक्स कितने पे, 2 पे इन, ठीक। और इसके बाद डैश डालो, डैश डालते हैं। इसके बाद कितने पे, 4 पे YNE आइन, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास फर्स्ट पे क्या आ जाएगा, ONE, सॉरी क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड है, OIC आएगा, OIC और एसिड लिखना मत भूलना, नहीं तो सामने वाला काट देगा आपका भी और मेरा भी, ठीक है, मार्क्स अगर गलती किया मैंने तो। चलो, हो गया हेक्स 2 इन 4 आइन 1 ओइक एसिड, और ये हो जाएगा आपका प्रोपोइक, प्रोटोइंग, थुडून। चलो, अब इसके बाद इसका स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी 4 और ये 5 और 6। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो यहाँ मेटा पे ही लगा है, हर बार यही देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 3 5। और एक बात ध्यान रखना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर ही फॉलो करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 CHLORO क्लोरो, ठीक है, 5 ब्रोमो 3 क्लोरो। इसके बाद ये क्या है, बेंजोइक एसिड है तो लिख दो बेंजोइक एसिड, ठीक है, BENZOIC बेंजोइक एसिड। या फिर इसी का और क्या नाम लिख सकते हो, 5 ब्रोमो 3 क्लोरो और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, वो भी लिख लेते हैं, तो कई लोग तो वही लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा इसके लिए नेम। अब यहाँ पास आता है थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ, क्योंकि हम यहाँ पास इस्तेमाल करें हैं, यहाँ पास कुछ लगा देते हैं, कहीं पास कुछ लगा देते हैं, जैसे कि 4 पे ही लगा देते हैं, चलो क्लोरो, ठीक है। चलो, तो ये थोड़ा सा हार्ड करते हैं, हार्ड नहीं कर रहे हैं हम, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं कि ऐसा कहीं भी अगर जुड़ गया तो क्या होगा। तो ये वाले तीसरे वाले कंपाउंड का अगर नाम सुनोगे तो आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये क्या है, COOR यानी ईस्टर, ठीक है। चलो, तो ईस्टर के लिए क्या लगता है, ईस्टर के लिए सफिक्स लगता है ATE, समझ आया। अब हम इसी के रिस्पेक्ट में इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम इसका नेमिंग करते हैं, जो सबसे पहले जुड़ा हो, तो ये क्या हो जाएगा ETHYL इथाइल, 1 2 3 4, ठीक है, 3 2 4 क्लोरो, CHLORO क्लोरो। अब इसके बाद ये क्या है, बेंजोएट लिखा जाता है। इसके लिए हमने इसके नेमिंग की बात नहीं की थी, बट फिर भी आता है, ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो बेंजोएट लिखा जाता है इसके लिए, ठीक है। तो हम बेंजोएट ही लिखेंगे, BENZOATE बेंजोएट, ठीक। तो ये 3 इथाइल फ्लोर क्लोरो बेंजोएट, तो ये हो जाएगा ईस्टर के लिए नेमिंग। तो एक स्क्रीनशॉट हो जाए इसका,
और फिर फटाक से आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो, क्लियर? हाँ, और एक बात ध्यान रखना, यहां थोड़ी सी मैंने गलती कर दिया है कि दैट यहां पास ई हर जगह रिप्लेस कर दिया जाता है। जब हम एक सिंगल की बात करते हैं तब ई लगाते हैं, बट अगर हम उसके आगे कोई और भी नेमिंग करना है तो यहां पास से हम हर जगह से ई हटा देते हैं। तो एग्जैक्टली ये मेरी गलती थी, माय मिस्टेक, सॉरी। यहां पास से ई रिमूव कर देना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीछे और डिलीट मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है, पर जब करेंगे तब पता चलेगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। तो हमेशा ध्यान रखो, एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड के हिसाब से पूछा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ किस बेसिस पे डिपेंड करती है। ठीक, चलो, तो उससे पहले हम जब लिखते हैं कुछ सामान तो तब पता चलेगा। CH3 का होल ट्वाइस CHCOOH, ठीक, इसके बाद CH3 CH2 CHBr, ठीक है, इसके बाद COOH और ये Br आई थिंक सो ऊपर लगा है यहाँ पास, तो Br यहाँ लगा देते हैं। और तीसरा इसी में एग्जाम्पल दिया है हमारे पास CH3 CHBr और यहाँ पास से CH2 COOH, ठीक है, और ये Br आई थिंक सो यहाँ लगा है इसके ऊपर, इसमें यहाँ। अब बताना है इन सभी में से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जमाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बढ़ते क्रम में। चलो, तो सबसे पहले ध्यान दो, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। सबसे पहले तो ये मेरे को बताओ, इसको मैं ए मान लेता हूं, आप इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, ठीक है। ABCD पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है। रीजन भी चाहिए मुझे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। चलो, तो हो गया। अब ट्राई करते हैं, मैं भी बताता हूं, तो फिर आप एग्जैक्टली रीजंस मैच करो होता है कि नहीं। तो सबसे पहले ध्यान रखो, एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी कंपाउंड का एक फैक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि वो H+ बॉन्ड कितनी जल्दी तोड़ सकता है और H+ आयंस कितनी जल्दी प्रोवाइड कर सकता है सामने वाले को, तो वो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। और हमने एक चीज और पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ अनदर, जैसे कि हमारे पास फिनॉल हो गया, अल्कोहल हो गया, रिलेटिव इन सभी से ज्यादा होती है, ठीक है। किस कारण से? एस कार्बोक्सिलेट आयंस की फॉर्मेशन होने के कारण, ठीक है, तो ये कारण आ जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि इन सभी में से क्या क्या चीजें एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाती हैं। क्या यहाँ EDG और EWG का इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि हमारे पास जो Br प्रेजेंट है वो एक EWG ग्रुप है, EWG ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। EDG ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ घटाता है। तो ये यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो एक EDG ग्रुप है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले नॉर्मल कंपाउंड देखते हैं। तो यहाँ पास सिंपल सा अपने पास किस तरह का कंपाउंड दिया है? एक CH3 दिया है। अब देखते हैं, अब मैचिंग करते हैं क्या क्या चीजें अपने लिए फायदेमंद हो सकती हैं और क्या नहीं। तो सबसे पहले ये वाले कंपाउंड को ध्यान दो, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो क्या ये एसिडिक, यहां पास पहला और दूसरे कार्बन पे क्या लगा है? CH3 अपना EDG ग्रुप है। ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा घटाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को तो ओवरऑल घटा रहा है, तो ये मेरे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। आपको रखना है तो आप रख सकते हो। चलो, नेक्स्ट कंपाउंड पे पढ़ते हैं, बी पे। तो यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और ये पहले कार्बन पे हमारा क्या लगा है? Br लगा है, जो कि EWG ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो यह क्या कर रहा है? ये मेरे लिए करेक्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में। बट अगर इसके हिसाब से देखें कि यहाँ पास भी ब्रोमीन लगा है, बट ब्रोमीन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है। और यहाँ पर यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, यहाँ दूसरे कार्बन पे लगा है और यहाँ तीसरे कार्बन पे लगा है। तो क्या यहाँ इफेक्ट पड़ेगा? बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पास तीसरे और दूसरे से भी बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर बात करोगे तो जैसे जैसे EWG ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप से दूर जाता है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल यहाँ पर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इफेक्टेड होती है तो जिसके कारण हाइड्रोजन एटम आसानी से रिमूव नहीं हो पाते हैं, तो ये भी एक कारण आ जाएगा। तो जैसे सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, बी की सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, फिर सी की सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर किसकी हो जाएगी, ए की सबसे ज्यादा हो जाएगी, और ये आ जाएगा आपका ओवरऑल ऑर्डर फॉर दिस रिएक्शन। और रीजन भी आप सबके लिए लिख लेना, मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। चलो, क्योंकि रीजन सबको चाहिए, रीजन पता होना चाहिए, आंसर पता होना जरूरी नहीं है, उसका रीजन पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आधा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑल थ्रू phenoxide ion has a more number of resonating structure than carboxylate ion. Carboxylic acid is a stronger acid than phenol. Give two reason why. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है हमारे पास जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो उसका नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसमें ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन होता क्या है ये समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन अपने लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन मेनली अपने पास फिनॉल का जब हाइड्रोजन का गला उड़ जाता है, जब हमारे पास ये आयन बचता है तब इसे हम फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, और यहीं पास दूसरी बात क्या बोला है अपने पास, हैज अ मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि ये चार्ज यहाँ पास आएगा, फिर ये चार्ज यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ डीलोकलाइजेशन होते रहेगा, और इसका रेजोनेटिंग नंबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बहुत ज्यादा मिलता है, 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहीं पास कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है, कार्बोक्सिलेट आयन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से जब गला उड़ जाता है हाइड्रोजन का, ये हो जाएगा अपना COO, और यहां पास से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन हैज कार्बोक्सिलेट आयन देन कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, गिव रीजन व्हाई। तो यहां पास पूछा है कि कार्बोक्सिलेट आयन से ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों ज्यादा होता है, एज इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है फिर भी। तो इसका साफ सा रीजन देखो, एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस है कि दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी तो एक इफेक्ट डालता है, ऐसी बात नहीं है, बट यहां सबसे बड़ा इफेक्ट क्या आ जा रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन जो यहां फॉर्मेशन हो रहा है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन है कि ऑक्सीजन है, पहले ये बताओ। सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल भर में बात करेंगे। तो यहां जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है मैक्सिमम टाइम पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा और जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से वहां से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये कारण आ रहा है कि क्योंकि एज ऑक्सीजन के पास जो यहां मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके पास चार्ज है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक कारण हो जाएगा किसका, ये एक कारण हो जाएगा इसका मोर एसिडिक होने का। और एक और कारण है यहां पास जो भी नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनके ऊपर डीलोकलाइजेशन चार्ज का ज्यादा हो रहा है। इसमें कितना बार हो रहा है, जैसे इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं मानता हूं ज्यादा बन रहा है, बट यहां कैसे रेजोनेंस हो रहा है, एक यहां से यहां गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से यहां गया, यहां से फिर क्या हुआ, ये वाले पे ऊपर से यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पास से यहां मूव करेगा। आई थिंक सो मैंने गलत बना दिया है थोड़ा सा स्ट्रक्चर वा, ये स्ट्रक्चर वा कुछ इस तरह से बनता हुआ है, यहाँ पास डबल बॉन्ड, यहाँ पास O और यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास मान लो बेंजीन रिंग ही लगा है। ठीक है, C6H5 मान लेते हैं, C6H5
अब यहाँ पास से जब ये डबल बॉन्ड रहता है तो ये डबल बॉन्ड टूवर्ड्स ऑक्सीजन टूट जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की तरफ ही टूटेगा। तो इसके ऊपर क्या चढ़ा, नेगेटिव चार्ज चढ़ा, ठीक है, और इसके ऊपर क्या चढ़ा, पॉजिटिव चार्ज चढ़ा। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यही वाला चार्ज यहां पास ट्रांसफर हो जाएगा। यहां पास ट्रांसफर होने के कारण क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज चढ़ जाएगा। तो यहां पास दो कार्बन ऑक्सीजन है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, बट यहां पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन जिसके ऊपर डीलोकलाइज होगा चार्ज घूमने के लिए, वो भी कम से कम समय के लिए, क्योंकि यहां एक ही ऑक्सीजन, बट यहां मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन कहां हो रहा है, बेंजीन के साथ साथ यहां हो रहा है। ज्यादातर टाइम क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन इस पार्ट पे हो रहा है। तो रेजोनेंस इस पार्ट पे होने के कारण ये ज्यादातर एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे हो रहा है, और वैसे भी यहाँ दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये दो कारण आ जाएंगे जिसके कारण मैं तो मानता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनॉल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग, ये रिएक्शंस लिखना है। एक तो हेलो वेल हार्ड जेलेनस्काई रिएक्शन। तो हेलो वेल हार्ड जेलेनस्काई रिएक्शन हम किसके साथ करते थे, हम सिंपल सा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए करते थे ये रिएक्शन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एक खास सी रिएक्शन है जो कि मेरे को काफी पसंद थी। जैसे कि मेरे पास क्या है, CH3CH2COOH, ये मान लेते हैं मेरे पास एक कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करूंगा, X2 के साथ कर सकता हूं। X2 कैन बी या ब्रोमीन और क्लोरीन शिप हो सकता है, दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं लूंगा, ना ही आप ही लेना, ठीक है। इसके बाद ये फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और जब हम फास्फोरस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पास से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और उसकी जगह एक X लग जाता है और एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच रहता है, और उसके साथ साथ एडिशनल में H बन जाता है, HX यानी हैलोजन एसिड बन जाता है, और ये होती है जेलेनस्काई रिएक्शन, ठीक है। इसी में नेक्स्ट और एक रिएक्शन के बारे में पूछा है कि एक बात ध्यान रखो, ज्यादातर एग्जाम्स में नेमिंग रिएक्शन पूछेगा, वो भी 1 मार्क्स में, और इसका कन्वर्जन भी पूछ सकता है, कन्वर्जन आ सकता है, कन्वर्जन आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे बनाते हो। नेक्स्ट इसी में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पूछा है, जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इससे पहले हमने कर चुके हैं, ठीक है। किसके साथ किए थे, इथोनेट के साथ किए थे, सोडियम इथोनेट, तो उसके साथ आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अरे इसका स्क्रीनशॉट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। आगे फटाक से एक और अच्छा से एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एज इंडिकेटेड, उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से जमाना है। तो पहला क्या दिया है अपने पास, बेंजोइक एसिड दिया है। तो मैं एक बार क्या करता हूं, सभी को फटाफट लिख देता हूं, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। चलो, रेड में ग्रीन भरा था, चल नहीं रहा था। क्या दिया है सबसे पहले, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। इसके बाद इसी में क्या दिया है, 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक आईसी एसिड, ठीक, एक ये दिया है। इसके बाद और क्या दिया है, 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, एक ये दिया है। अब इन सभी को एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से जमाना है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, और उससे पहले भी अपने दिमाग में एक चीज रख लेना है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर से काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती है। EDG ग्रुप लगा है या DWG ग्रुप लगा है, और मेरे को तो क्लियरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इसके कारण। तो सबसे पहले बेंजोइक एसिड बनाता हूँ, सिंपल से छोटा सा बना देते हैं जल्दी से, बेंजोइक एसिड COOH, ठीक है। इसके बाद 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड बोला है, तो वो भी बना देते हैं, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा COOH, और यहाँ पास से 3,4 1 2 3 4, तो ये 3 पे NO2 और यहाँ पास 4 पे NO2 बेंजोइक एसिड। इसके बाद मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड बोला है, तो कोई बात नहीं, मैं मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड बना देता हूँ COOH, और 4 पे बोला है तो चलो 4 पे CH3 और मिथॉक्सी
मिथॉक्सी ओस मिथॉक्सी बोला है तो मतलब कुछ ना कुछ तो बात है यहाँ पास। OCH3 और OCH3 क्या है? एक है हमारे पास EDG ग्रुप है या EWG ग्रुप है, चलो ये बताओ। तो एक बात ध्यान रखना, यह जो OCH3 होता है वो हमारा एक EDG ग्रुप होता है। EDG यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जहां तक मेरे को याद है, ठीक है एग्जैक्टली। तो यहाँ बात से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखो EDG ग्रुप EWG ग्रुप, तो वहीं से ये ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इस टाइप के। तो बेंजोइक एसिड या नॉर्मल बेंजोइक एसिड ये है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर मेटा के ग्रुप पे लगा होता है, अगर मेटा पोजिशंस पे अटैच है, तो यहाँ पास ये एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। यहाँ पास इसका ये कैरेक्टर वैल्यू रहता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ये बी वाले भाई साहब का हो जाएगा। फिर किसका एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा? फिर ए वाले भाई साहब का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ NO2 और NO2 क्या है? NO2 एंड NO2 आर अवर EDG ग्रुप, EDG यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे घटाएंगे? बढ़ाएंगे, ठीक है। पहले पे बी आ जाएगा, फिर ए पे आ जाएगा, फिर तीसरे पे सी आ जाएगा। तो चलो लिख देते हैं बी और ए और इसके बाद सी। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पूछ रहा है कि दैट इस बारे में रीजन पूछना है, बताना है, ठीक है ना। इससे पहले वो जो इसका सेकंड पार्ट है वो सेम टू सेम हम कर चुके हैं, तो इसलिए नहीं कराऊंगा। स्टेट द रीजन द मोनोक्लोरोइथेनोइक एसिड इज वीकर एसिड देन डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड। तो मोनोक्लोरोइथेनोइक एसिड सबसे पहले बनाते हैं, मेरे को एग्जैक्टली चीजें समझ नहीं आ रहा है। मोनोक्लोरोइथेनोइक एसिड, ठीक, मोनो CHLO क्लोरो ETHONIC इथेनोइक एसिड। तो मोनोक्लोरोइथेनोइक एसिड मैथ एथ। 2 मिनट भाई लोग, इंक फिल कर लेते हैं, आगे बढ़े। चलो ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है? मोनोक्लोरोइथेनोइक एसिड। तो मैथ एथ इथे और नोइक एसिड मतलब COO और यहाँ पास H, और यहाँ पास इसके बाद क्या बोला है? मोनोक्लोरो। तो मोनोक्लोरो मतलब एक क्लोरीन यहाँ पास अटैच है। ये थोड़ा सा दिक्कत वाला कर सकता है। चलो इसी के बाद इसी में क्या बोला है? सेकेंड डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड मतलब एक C1H2 और यहाँ पास OH डाइक्लोरो इथेनोइक मैथ एथ इथेनोइक एसिड। डाइक्लोरो कैसे, यहाँ 2 क्लोरीन में कैसे लगाऊं, वही मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि मोनोक्लोरोइथेनोइक एसिड एग्जैक्टली यहाँ एक हाइड्रोजन मेरे पास खाली तो नहीं है, ये फिलअप है, तो यहाँ पास क्लोरीन आई थिंक से यहाँ लगेगा। चलो ठीक है, ये डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड हो गया। अब ये वाला बोल रहा है कि ये ज्यादा एसिडिक है इसके मुकाबले। तो इसका साफ सा कारण क्या है? इसका साफ सा कारण ये है कि यहाँ पास 2 ठोके EDG ग्रुप लगा है। क्या लगा है? 2 ठोके EWG ग्रुप लगा है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ इजिली H+ बॉन्ड रिलीज हो जाएगा, H+ आयन टूट जाएगा और H+ आयन टूटने का कारण ये स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाएगा। इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन इथेनोइक एसिड। बेंजोइक एसिड एक स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन वाले के ऊपर COH, और ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है इथेनोइक एसिड से। इथेनोइक मतलब C मैथ एथ और यहाँ COOH इथेनोइक एसिड से। तो इसका साफ से एग्जांपल देख के पता चल रहा है क्या है कि यहाँ पास बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज का स्टेबलाइजेशन होगा, यहाँ रेजोनेंस होगा, यहाँ एक सिंगल रेजोनेंस होगा, बट यहाँ एक डबल रेजोनेंस होगा, ठीक है। यहाँ पास क्या होगा? मेनली इसके बीच में रेजोनेंस होगा। यहाँ पास से ये टूटेगा इसकी तरफ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ से यहाँ टूटेगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे। बट यहाँ पास क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के ऊपर भी हो रहा है, और यहाँ पास भी ऐसे ही हो रहा होगा। यहाँ पास भी क्या है
ये कुछ इसी तरह से प्रेजेंट है अपने पास। यहाँ भी सेम टू सेम होगा, बट यहाँ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ज्यादा है। और मैंने बोला था बेंजीन के ऊपर भी यहाँ रेजोनेंस होगा और बेंजीन के ऊपर भी रेजोनेंस होगा, तो एडिशनल क्या हो जाएगा यहाँ पास, रेजोनेंस होने के कारण ये रेजोनेंस स्टेबलाइज ज्यादा है इसके हिसाब से, और इस रेजोनेंस स्टेबलाइज ज्यादा होने के कारण इसका H+ बॉन्ड इजिली पोलर बनेगा, और H+ बॉन्ड ज्यादा पोलर बनेगा तो वो इजिली टूटेगा, और इजिली टूटेगा तो मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा ही, आसान सी बात है। चलो तो ये इसका कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कुछ कन्वर्जन उठाते हैं तो कुछ मजा आए। अभी तक फ्रीली फीका फीका सा लग रहा था पूरा। What are the following conversions carried out? How the following conversions carried out? फटाफट। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कन्वर्जन करके दिखा दे भैया मेरे को, मैं बताता हूं तेरे को। चलो गुड़ी तू गिलास इथाइल CYANID साइनाइड टू क्या बनाना है, मैथ एथ इथेनोइक एसिड। अरे स्ट्रक्चर बना दिया, चलो कोई बात नहीं, फायदे है। इथाइल साइनाइड मतलब मैथ एथ और CN, इथाइल साइनाइड से अपने बनाना है क्या है, ये वाला प्रोडक्ट बनाना है। तो सिंपल सा है, इथाइल साइनाइड, पहले ये दिमाग में सोचना है। और मैं पहले ही बताया हूं, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के यही ट्रिक होता है, मैं बना सकता हूं। इसके बाद ट्राई करो, ना बने चल जाएगा, ठीक है। पर शुरू में दिमाग में इंटेंशन नहीं लगाना है, अरे मेरे से नहीं बनेगा, तो वहां पास आधे से ज्यादा मार खा जाओगे, ठीक है। मेरे से बन जाएगा, मैं बना सकता हूं, मैं ट्राई करूंगा, नहीं बनेगा तो बात की बात है। तो सबसे पहले यहां पास CN बना है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक स्टेप, हाँ 2 स्टेप रिएक्शन है, हम सेम टू सेम रिएक्शन पहले करके आ चुके हैं, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले CN को मैं किस में चेंज कर दूंगा, एमाइड्स में चेंज करूंगा, क्योंकि एमाइड्स फिर मेरे को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं, मेरे लिए फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी एमाइड्स में चेंज करने के लिए इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करा दूं, एमाइड्स में चेंज करने के लिए इसकी रिएक्शन मैं H+ के साथ करा देता हूं, एग्जैक्टली H+ और OH- के साथ करा देता हूं, H3O+ का इस्तेमाल करके, ठीक है। इसके साथ कराता हूं तो COO और यहाँ पास O और यहाँ पास NH2 बना के दे देगा। ये दे दिया मेरे को, यही तो मेरे को चाहिए था। अब यहाँ से जैसे ये मेरे को बना तो एक स्टेप मैं करूंगा और फटाक से मेरे को ये रिएक्शन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, सिंपल सा, इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करा दूंगा, H+ के साथ करा दूंगा, वार्म वाटर। और वार्म वाटर मतलब वार्म वाटर लेते हैं एग्जैक्टली, बट आप इसे H2O लिख सकते हो, कोई बात नहीं, मैं H2O या फिर H3O+ लिख दो, H3O+। चलो तो ये ले लो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पास ऐसी रिएक्शन कराओगे तो अब फटाक से आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो एक फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कन्वर्जन आसान था। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और कन्वर्जन करने के लिए बोला है, ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक एसिड। तो सबसे पहले इसको रब करता हूं, बन जाएगा मेरे से, बन जाएगा। ब्यूटेन 1 ऑल मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। ब्यूटेन 1 ऑल है तो 1 ऑल मतलब ऑल क्या होता है, ऑल एल्कोहल, ठीक है, OH। चलो काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा दिमाग स्ट्रेस हो गया है। अल्कोहल, इसके बाद इसको बनाना क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड, मतलब मैथ एथ प्रोप ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। कोई बात नहीं, आसान है एकदम, 1 स्टेप्ड है। कार्बन मैं देख लूंगा, कार्बन मेरे को बढ़ाना तो नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4, 2 2 दूनी 4, सही है, ठीक है। तो हम एक हमारे पास रिएक्शन था, डायरेक्टली अगर मैं इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर लूं तो एक ही बार में मेरे पास ये रिएक्शन बन जाता है। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, KMnO4, ठीक है, और उसके साथ साथ KMnO4 का इस्तेमाल कर लो, हो गया, ठीक है। KMnO4 का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ आसानी से ये बन जाएगा, और उसके साथ साथ क्या, वाटर ऐड करना पड़ेगा। चलो तो ये बन गया हमारे पास। ये एक ही तो ये रिएक्शन है, या तो दूसरा स्टेप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अल्कोहल है
तो मैं सजेस्ट करूंगा इसको आपको किस में चेंज कर लो, अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर लो, एल्डिहाइड को और आसान हो जाएगा। चलो एल्डिहाइड वाला, इसके बाद और बहुत सारी रिएक्शन है। अल्कोहल को आप रोजनमूल्ड रिएक्टेंट में बदल लो, रोजनमूल्ड रिएक्टेंट को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। रिएक्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं और उसमें से आपको बेस्ट तरीका मालूम होना चाहिए आपको, आपके लिए, ठीक है ना। इसलिए ट्राई करने से कभी पीछे नहीं हटना है। कन्वर्जन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इजी बनेगा, क्योंकि एक तरीके, अगर आप एक क्वेश्चन को 2 तरीके या 3 तरीके सॉल्व कर सकते हो तो आप एग्जाम में, मैं एग्जैक्टली आपको बता सकता हूं, आपको कन्वर्जन में कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन को आप अगर 3 तरीके में सॉल्व कर सकते हो। चलो तो इसको अगर मैं क्या कर सकता हूं, एल्डिहाइड में चेंज कर दूं तो आसान है, मेरे लिए आसान हो जाएगा। अल्कोहल को एल्डिहाइड में कैसे चेंज करते हैं, अल्कोहल का एल्डिहाइड में अगर हम चेंज करते हैं, एक अगर मैं कॉपर 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर के साथ रिएक्शन करा देता हूं तो ये C और यहाँ पास कितने कार्बन, एक कार्बन और ये OH, इसमें चेंज हो जाता है। एक और रिएक्शन है मेरी, या तो अगर मैं इसकी किसके साथ करा दूं, ये PCC के साथ करा दूं या फिर Cr2O3 के साथ करा दूं तो भी मेरे पास बन जाएगा, ये भी एक रिएक्शन है, ठीक है ना। या फिर इसको मैं क्या कर दूं, एल्कीन में चेंज कर देता हूं। बहुत सारे मेरे पास रिएक्शंस हैं, कैसे कैसे टाइप्स आपको याद रहना चाहिए, मैं बता रहा हूं, जितना ज्यादा टाइप्स याद रहेगा आपके लिए उतना ही दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं इसको सिंपल केस में चेंज करा दूं, एल्कीन में चेंज करा देता हूं, ठीक है। एल्कीन को मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, अगर मेरे पास एल्कीन है तो मैं सिंपली उसका बना सकता हूं बेंजोइक एसिड। नहीं, उसका फिर दिक्कत होगा। हाँ एल्कीन है तो मैं उसका बाद में क्या कर सकता हूँ, एल्कीन को अल्कोहल बनाने की कोई दिक्कत नहीं होगा, वो दिक्कत हो जाएगा, वही रिएक्शंस बार बार घूम जाएंगे। चलो PCC या Cr2O3 का इस्तेमाल करोगे तो फिर भी ये क्या हो जाएगा, अपने पास ये तो दे देगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा और एल्डिहाइड का हम फर्दर एक स्टेप्ड रिएक्शन करा देंगे, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 का इस्तेमाल कर दो, यानी ऑक्सीडेशन कर दो, तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना करके दे देगा, ठीक है। तो ये कितनी रिएक्शन हो गई, 1 रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 3 रिएक्शन, 3 टाइप्स की रिएक्शन हो गई। एक सिंपल सा आप इसका क्लोरीन प्रोडक्ट बना लो, ठीक है। क्लोरीन प्रोडक्ट बनाने के बाद आप इसकी स्टेप्ड 1 स्टेप्ड रिएक्शन करा, ये देखो कैसे, यही वाला मैं सोच रहा था पर दिमाग में थोड़ा सा उधर चल दिया था, अल्कोहल में घुस गए थे इसलिए दिमाग में नहीं है। देखो क्लोरीन, अगर इसकी मैं क्या कर दूं, इसका अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये क्या दे देगा मेरे को, एल्कीन बना देता है, CCC डबल बॉन्ड C ये बना देगा। अब इसकी मैं एल्कीन से एल्डिहाइड तो बना ही सकता हूं, इतना तो मेरे को मालूम है। कैसे बनाते हैं एल्कीन से एल्डिहाइड, ये अपनी आई थिंक सो एल्डिहाइड जब पढ़ रहे थे तो 2nd या 3rd रिएक्शन रही होगी। एक रिएक्शन है एल्डिहाइड की एल्कीन बनाने की, इसकी क्या कर दो ओजोनोलाइसिस, याद आया, ओजोनोलाइसिस O3 के साथ रिएक्शन करा दो तो ये क्या बना के दे देगा आपको, ये आपको एग्जैक्टली एल्डिहाइड बना के दे देगा, ठीक है। जिंक प्लस HCl के साथ करते थे, आई थिंक सो मेरे को जहां तक याद है, एग्जैक्टली क्लियर है, ठीक है। अब यहां से एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड से ये बना लो। इतने सारे तरीके, मतलब तरीके आपको ढूंढना पड़ेगा और तरीके ढूंढने के लिए आपको रिएक्शन समझनी पड़ेगी और रिएक्शन समझने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है और प्रैक्टिस होगी तो आपको याद रहेगा तो आप फटाक से 1 से 10 तरीके बना सकते हो, ठीक है ना। तो कितनी रिएक्शन हो गई, 1 2 3 4, ठीक है, 4 तरीके हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बट बेस्ट तरीका आपको चुनना है कन्वर्जन के लिए जो आपके लिए सूटेबल होगा, ठीक। कन्वर्जन से एक ही है, देखो कन्वर्जन का क्या बेस्ट तरीका है, मेरे को तो जहां तक मैं जितना पढ़ा हूं उसके हिसाब से कि दैट कन्वर्जन ना ज्यादातर ना जितना बेसिक कन्वर्जन है वो 10-12 ही रिएक्शंस के ऊपर बार बार घूमता है। अगर आप एल्डिहाइड को कीटोन में बनाना सीख गए, कीटोन को फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाना सीख गए, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आपके पास टेक्निक है कि आप उसको एल्केन में या एल्कीहाइल में बना, मतलब एल्केन हेलोएराइंस में बना सकते हो, तो बस आप इधर में ही आप पूरी की पूरी आधी कन्वर्जन तो सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपको एक रोड मैप क्लियर है कि आप एल्डिहाइड से कीटोन भी बना सकते हो, कीटोन से एल्डिहाइड भी बना सकते हो। तो आपको यहाँ पास बहुत सारे बेसिस क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ये मेरे पास है तो ये बना लूंगा, ये है तो ये बना लूंगा। तो बस एक लाइन आपको पकड़ना है,
अगर उसी में आप परफेक्ट हो जाते हो तो आपको दूसरे कन्वर्जन सीखने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप कन्वर्जन में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको एक कोई रिएक्शन उठाना है, उसके 4-5 कन्वर्जन करके देखना है, ठीक है। अगर आप करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप कन्वर्जन सही में सीख रहे हो, ठीक। देखिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट हो जाए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बेंजोइक एसिड टू मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड। आसान है यार, ठीक। चलो बेंजोइक एसिड से मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड बना लोगे। बेंजोइक एसिड यानी बेंजीन से बेंजीन के ऊपर ओइक, अब एसिड से मेटाब्रोमो, तो इसके हम क्या करेंगे, Br2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो वो आसानी से, वैसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग होती है तो वो आसानी से बना लेगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं क्योंकि काफी टाइम हो गया और मेरे को दिक्कत सी हो रही है। कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है भाई, ठीक है। रात ज्यादा हो गई है, दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, और सीखते रहिए कन्वर्जन और कार्बोक्सिलिक एसिड। और अप्लाई स्टार्ट करेंगे कल नया एक चैप्टर एमाइंस, और एमाइंस कंप्लीट होते ही मैं तो मानता हूं मेरा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गया। चलो तो मिलते हैं फिलहाल अगले चैप्टर पे।